नमस्ते। मार्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के पहले चैप्टर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल उठाया गया है। आखिर लोग पैसे को लेकर इतने अजीब, इतने क्रेजी डिसीजंस लेते क्यों हैं? इस चैप्टर का नाम है नो वंस क्रेजी और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक बड़े सिंपल से सवाल से। आखिर लोग पैसे के मामले में इतना पागलपन क्यों करते हैं? क्यों कोई अपनी सारी सेविंग्स उठाकर एक ही स्टॉक में लगा देता है, या फिर कोई लॉटरी टिकट पर अपने आखिरी पैसे भी खर्च कर देता है? हमने ऐसी चीजें देखी हैं, है ना? जैसे लोग ऐसे ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं जो अगले ही दिन क्रैश हो जाते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड के कर्ज में डूबे रहते हैं जबकि उन्हें आगे का अंजाम साफ दिख रहा होता है। और हाँ, लॉटरी टिकट्स इस उम्मीद में खरीदना कि किस्मत बदल जाएगी, जबकि जीतने का चांस ना के बराबर होता है। बाहर से देखने पर तो यह सब बिल्कुल पागलपन ही लगता है। तो सवाल यह है कि क्या यह सच में पागलपन है या इन फैसलों के पीछे कोई और ही सच्चाई छिपी है? ये किताब कहती है कि इनमें से कोई भी पागल नहीं है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा गहराई से समझते हैं। इसका जवाब आसान शब्दों में ये है कि हर इंसान की परवरिश, उसकी अपब्रिंगिंग बिल्कुल अलग होती है। अलग माँ बाप, अलग फाइनेंशियल कंडीशंस, अलग माहौल और अलग अलग टाइम की इकोनॉमी, इन सब चीज़ों से लोग पैसे के बारे में बिल्कुल अलग अलग लेसन सीखते हैं। और ये हमें अपने अगले पॉइंट पर लाता है। हमारी दुनिया बस वही है जो हमने एक्सपीरियंस की है और वही हमारा सच बन जाता है। आइए देखते हैं कि ये अनुभव हमारे बिलीव्स को कैसे शेप करता है। जरा सोचिए, इस पूरी दुनिया में आज तक जो कुछ भी हुआ है, इतिहास की सारी घटनाएं, उनका एक बहुत बहुत ही छोटा सा हिस्सा हमने खुद अनुभव किया है। कितना छोटा? लगभग इतना, 0.0000000001%। ये तो समुद्र में एक बूंद से भी कम है, बेसिकली कुछ भी नहीं। लेकिन इस कहानी का सबसे अजीब हिस्सा अब आता है। वो इतना सा अनुभव हमारी सोच का सबसे बड़ा हिस्सा बन जाता है। जी हाँ, लगभग 80% हमारे अनुभव का वो छोटा सा टुकड़ा ही ये तय करता है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं और उसके बारे में क्या सोचते हैं। और ये कोट इस पूरी बात को एकदम परफेक्ट तरीके से समझाता है। पैसे के साथ जो निजी अनुभव हैं, वो दुनिया में हुई घटनाओं का शायद 0.000001% होंगे, लेकिन वही हमारी 80% सोच बन जाते हैं कि दुनिया आखिर काम कैसे करती है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। जो इंसान गरीबी में पला बढ़ा है, उसके लिए रिस्क और रिवॉर्ड की सोच एक अमीर बैंकर के बच्चे से बिल्कुल अलग होगी, है ना? एक के लिए रिस्क एक खतरा है तो दूसरे के लिए एक अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल इसी तरह जिसने अपने बचपन में हाई इन्फ्लेशन देखी हो, वो हमेशा पैसे बचाने पर जोर देगा, और दूसरी तरफ जिसने हमेशा स्टेबल कीमतें देखी हैं, वो शायद खर्च करने से इतना नहीं हिचकिचाएगा। और पता है क्या, दोनों अपने अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। यहां तक कि ग्रेट डिप्रेशन जैसी बड़ी ऐतिहासिक घटना भी सबके लिए एक जैसी नहीं थी। जब प्रेसिडेंट कैनेडी से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मेरे परिवार पर इसका कोई असर नहीं हुआ, मैंने तो इसके बारे में बस हार्वर्ड में पढ़ा था। उनका अनुभव उन लाखों लोगों से बिल्कुल अलग था जिन्होंने सब कुछ खो दिया था। और यहीं पर माइकल बैटनिक का ये कोट बिल्कुल फिट बैठता है। कुछ सबक ऐसे होते हैं जिन्हें समझने से पहले उनका अनुभव करना जरूरी होता है। हम डिप्रेशन के बारे में पढ़ तो सकते हैं, लेकिन उस डर और अनसर्टेनिटी को फील नहीं कर सकते जब तक उसे जिया ना हो। तो आइए अब देखते हैं कि हमारे अनुभव की ये छाप, ये इंप्रेशन कितना गहरा होता है। कैसे हमारे पैदा होने का साल ही हमारे फाइनेंशियल डीएनए को डिफाइन कर देता है। एक रिसर्च में ये सामने आया कि लोग अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लॉजिक से ज्यादा अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर लेते हैं, खासकर वो अनुभव जो उनकी जवानी के दिनों में हुए हों। मतलब साफ है, रिस्क लेने की हिम्मत आपके पर्सनल इतिहास पर डिपेंड करती है। अब इस स्लाइड को देखिए। अगर कोई 1970 में पैदा हुआ तो उसने अपनी लेट टीन्स और अर्ली 20s में S&P 500 को लगभग 10 गुना बढ़ते देखा। उनके लिए स्टॉक मार्केट क्या था? एक रॉकेट शिप। लेकिन अगर कोई 1950 में पैदा हुआ तो उसके लिए मार्केट एकदम फ्लैट सड़क जैसा था। इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद बेसिकली कोई बढ़ोतरी हुई ही नहीं। अब ये दोनों लोग स्टॉक मार्केट के बारे में एक जैसा कैसे सोच सकते हैं? इम्पॉसिबल। यही कहानी महंगाई की भी है। 1960s में पैदा हुए लोगों ने अपनी आंखों से कीमतों को 3 गुना बढ़ते देखा। उनके लिए महंगाई एक हकीकत है, एक डर है, जबकि 1990s में पैदा हुए लोगों ने शायद इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा।
चलिए अब वापस उस लॉटरी टिकट वाले पागलपन पर आते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या यह सच में पागलपन है या इसके पीछे कोई मजबूरी छिपी है? पहला कदम है ज़रूरत। उन लोगों के बारे में सोचिए जो हर महीने की सैलरी से अपना घर चलाते हैं। उनके लिए सेविंग्स करना, इन्वेस्ट करना, ये सब बहुत दूर की बातें लगती हैं। अगला कदम आता है सपना, एक बेहतर जिंदगी का सपना जो उन्हें नॉर्मल तरीकों से हासिल करना नामुमकिन सा लगता है। एक अच्छा घर, बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन। और आखिरी कदम है उम्मीद। लॉटरी टिकट उनके लिए कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये उस सपने को पाने की एक ठोस, खरीदी जा सकने वाली उम्मीद है। और यही बात इस पूरी कहानी का निचोड़ है। वो कहते हैं हम एक सपने के लिए पे कर रहे हैं। शायद ये बात उन्हें समझ ना आए जो पहले से ही एक सपना जी रहे हैं। सोच के देखिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिसीजन बिल्कुल बिल्कुल लॉजिकल है। और एक आखिरी लेकिन बहुत ही ज़रूरी बात, हम सब इस खेल में नए खिलाड़ी हैं। पर्सनल फाइनेंस का ये जो गेम है ना, ये उतना पुराना नहीं है जितना हम सोचते हैं। रिटायरमेंट, स्टूडेंट लोन्स, 401ks, म्यूचुअल फंड्स, ये सब कॉन्सेप्ट्स जिन्हें हम आजकल इतना नॉर्मल मानते हैं, इनमें से ज़्यादातर कुछ दशक पुराने ही हैं। इस स्लाइड से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। हमने कुत्तों को 10,000 साल पहले पालतू बनाया, लेकिन 401 के 1978 में आया और रॉथहायरर तो 1998 में। हम इस खेल में अभी बच्चे हैं। कुछ ही समय पहले तक ज्यादातर लोग मरते दम तक काम करते थे। रिटायरमेंट का सपना और उसके लिए अलग से सेविंग्स करना, ये एक बहुत ही नई सोच है। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि हमसे गलतियां होती हैं। हम पागल नहीं हैं, हम सब इस खेल में बस नए हैं और अभी सीख रहे हैं। तो अब हम अपने आखिरी निष्कर्ष पर आते हैं। आखिर क्रेजी है कौन? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। सच तो बस इतना सा है कि लोग अपने फैसले उनके पास उस पल में मौजूद जानकारी, अपने निजी अनुभवों और अपने मेंटल मॉडल के बेसिस पर लेते हैं, और उस पल में उनके लिए वो फैसला बिल्कुल सही होता है। और इसीलिए इस पहेली का जवाब बेहद सरल है। कोई भी पागल नहीं है। हर कोई अपनी कहानी, अपने अनुभव और अपने सच के हिसाब से फैसले ले रहा है। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक सवाल सोचना लाजमी है। अपने फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में सोचिए। वो डिसीजंस जो शायद दूसरों को क्रेजी लगे होंगे, उनके पीछे की कहानी क्या थी? शायद अब उन्हें एक अलग नज़र से देखा जा सकता है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।